बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल से, अपने इस लर्निंग प्लेटफॉर्म से आपको वेलकम कहता हूं। हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन अपने वीडियो लेक्चर से कवर कर रहे हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मूवमेंट्स। आज हम मूवमेंट्स को डिफ़ाइन करेंगे कि मूवमेंट्स क्या होते हैं, इनको हम स्टडी क्यों करते हैं, मोमेंट्स कितनी टाइप्स के होते हैं, ये क्या क्या रोल प्ले करेंगे। आज हम इन सारे टॉपिक्स पर एक नज़र डालेंगे। तो चलते हैं जी अपने वीडियो लेक्चर्स की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ। अपने टॉपिक पे जाने से पहले वही एक छोटी सी गुजारिश कि जिन लोगों ने मेरा चैनल समथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल आइकन को हल्का सा पुश कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी, तो मूवमेंट्स क्या होते हैं, मूवमेंट्स किन्हें कहते हैं, मूवमेंट होते क्या हैं। देखिए बेसिकली मूवमेंट क्या है। मूवमेंट्स बेसिकली हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के। आप इससे पहले मूवमेंट्स का लफ्ज़ इंग्लिश में पढ़ कर आ चुके हैं। बेसिकली मूवमेंट्स लम्हात को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में मूवमेंट्स लम्हात नहीं है, कोई वक्त नहीं है, यानी कि जो इंग्लिश का एक वर्ड है ये वो वर्ड नहीं है, बल्कि मूवमेंट्स आर द पैरामीटर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ये किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स होते हैं जिनकी मदद से हम डिस्ट्रीब्यूशन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन या मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है ना वो हम हासिल कर सकते हैं। तो मूवमेंट्स हैं जी। तो अब मूवमेंट्स बेसिकली कैसे कैलकुलेट होते हैं, जो कैलकुलेशन है आपको पता है स्टैटिस्टिक्स में वही उस फॉर्मूले की डेफिनीशन बनती है। तो अगर हम इस पर एक नज़र डालें तो डेफिनीशन आपके सामने इस वक्त हाईलाइट भी हुई है। हम इस फार्मूले को पहले देखते हैं, हम करना क्या चाहते हैं। बेसिकली हम ये होता है कि मोमेंट्स आर द अर्थ पावर या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डेविएशंस होती हैं। जब हम डेविएशन ले रहे होते हैं एवरेज से वैल्यूज़ की और उनकी डिफरेंट पावर्स बनाते जाते हैं तो हमें मोमेंट्स हासिल होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम फर्स्ट पावर लेंगे तो हमारे पास फर्स्ट मोमेंट आएगा। इसी तरह अगर हम पावर सेकंड लेंगे तो सेकंड मोमेंट आएगा। थर्ड पावर लेंगे तो थर्ड मोमेंट आएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हम फोर्थ मोमेंट लेंगे, फोर्थ पावर लेंगे तो हमें फोर्थ मोमेंट हासिल हो जाएगा। तो बुनियादी तौर पर मोमेंट्स क्या हैं? मोमेंट्स आर द डिफरेंट पावर्स हैं। हम डिफरेंट पावर्स किसकी ले रहे हैं? हम ले रहे हैं ऑब्जर्वेशन से। जब हम डेविएशन लेते हैं मीन से तो उनकी डिफरेंट पावर्स अगर हम लेते जाएं तो मूवमेंट्स बनते चले जाते हैं। तो बेसिकली ये क्या है? ये डेविएशन है हमारे पास वैल्यूज़ की फ्रॉम देयर मीन, और फिर उस डेविएशन की अगर हम पावर्स बनाते जाएं, ठीक हो गया जी, सम करेंगे उस डेविएशन को और फिर उसको टोटल पे डिवाइड कर देंगे। तो बुनियादी तौर पर हम कर ये रहे हैं कि हम x में से x बार को माइनस करेंगे जो कि हमारे पास डेविएशन कहलाएगा, और इस डेविएशन का सम करके n पर हम डिवाइड कर देते हैं। अब अगर हम फर्स्ट डेविएशन लेंगे तो हमारे पास फर्स्ट मोमेंट आएगा। इसी तरह अगर हम सेकंड डेविएशन लेंगे तो हमारे पास सेकंड मोमेंट आएगा, और इसी तरह क्यूब डेविएशन का क्यूब ले लेंगे और सम करके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास थर्ड मोमेंट आएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हम डेविएशन ले लेंगे और पावर 4 लेकर सम करके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फोर्थ मोमेंट हासिल हो जाता है। तो अब डेफिनेशन पर एक नज़र डाल लें जी, क्योंकि आप लोगों ने, स्टूडेंट्स ने डेफिनेशन ही तैयार करनी होती है, तो इसकी डेफिनेशन पर एक नज़र डालें। मूवमेंट्स आर डिफाइंड एज द मीन। तो बेसिकली ये मीन है। मैंने आपको पहले बताया था कि मीन हम लोग कैसे डिफाइन करते होते हैं कि वैल्यूज़ का सम करते हैं और उनको नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पर या टोटल ऑब्जर्वेशन पर हम लोग क्या कर देते हैं जी, डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा वह मीन हासिल हो जाता है। सो मूवमेंट्स आर डिफाइंड एज द मीन। ये मीन है हमारे पास। अब किसका मीन है? ऑफ द डिफरेंट पावर ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशन टेकन फ्रॉम देयर मीन। ये मीन है किसका? डिफरेंट पावर्स का। कौन सी डिफरेंट पावर्स हैं? ऑफ द डेविएशंस। डेविएशंस की डिफरेंट पावर हैं, और डेविएशन ले किससे रहे हैं? ऑफ द ऑब्जर्वेशंस टेकन फ्रॉम देयर मीन। अगर यही ऑब्जर्वेशन से और मीन की जो डेविएशन ले लेते हैं और उनका डिफरेंट पावर्स बनाते जाएं, उन डिफरेंट पावर्स को आप सम करें और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे डिवाइड करें, यानी कि मीन ले लें, तो हमारे पास क्या हासिल होना शुरू हो जाते हैं? मोमेंट हासिल होना शुरू हो जाते हैं। सो आप लोग डेफिनेशन को दोबारा देख लीजिए। मोमेंट्स आर डिफाइंड एज द मीन। मीन स्टैंड फॉर सम ऑफ वैल्यूज एंड डिवाइडेड बाय देयर नंबर।
So moments are defined as the mean of the different power of the deviations of the observations taken from their mean. अगर हम डेविएशन ले रहे हैं मीन से ऑब्जर्वेशंस की और भी पार्स पढ़ाते जाएं, उनको सम करें और टोटल नंबर ऑफ डिवाइड करें तो हमारे पास मोमेंट हासिल हो जाते हैं। तो बहरहाल आप लोगों के सामने यही है कि अगर हमारे पास द फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट द मीन एक्स बार आर डिफाइंड एज, तो ये 4 मोमेंट्स हैं जी हमारे पास जो आप लोगों के सामने इस वक्त हमने डिफाइन कर दी हैं। फर्स्ट मोमेंट है जी हमारे पास, तो सम करेंगे x माइनस एक्स बार का, यानी कि फर्स्ट डेविएशन लेंगे। इसी तरह यहाँ पर हम स्क्वायर डेविएशन लेंगे, यहाँ पर हम क्यूब डेविएशन लेंगे और यहाँ हम फोर्थ डेविएशन लेंगे। तो फर्स्ट मोमेंट हासिल हो जाएगा। और आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक मीन ये हमेशा 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 ज़ीरो होगा, क्योंकि हमें पता है कि सम ऑफ डेविएशन ऑफ वैल्यूज़, सम ऑफ डेविएशंस ऑफ वैल्यूज़ फ्रॉम देयर मीन इज़ ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक मीन m1 जो होगा वो हमेशा हमेशा ज़ीरो होगा। और ये मोमेंट हमारे पास मेन मोमेंट्स कहलाते हैं, या इनको हम सेंट्रल मोमेंट का नाम भी दे देते हैं। तो फर्स्ट मीन मोमेंट जो होगा जी वो हमेशा ज़ीरो होगा। और वो उसकी लॉजिक क्या है, उसकी रीज़न क्या है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है। और अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी हम पहले पढ़ चुके हैं कि सम ऑफ डेविएशंस ऑफ वैल्यूज़ फ्रॉम देयर मीन इज़ ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमेशा ज़ीरो होता है। दैट इज़ स्क्वायर क्वांटिटी। और स्क्वायर क्वांटिटी भी क्या है कि ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन की सेकंड प्रॉपर्टी बनने जा रही है जी। और आप देखते हैं कि सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग वेरिएंस के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली सेकंड मोमेंट जो है वो असल में हमारे पास क्या है, वेरिएंस है। ये वेरिएंस है जी हमारे पास। अगर हम इसी का पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड डेविएशन बनेगा। तो बुनियादी तौर पर हमारे पास जो सेकंड मोमेंट होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, वेरिएंस कहलाता है। बिल्कुल इसी तरह हमने क्यूब लेना है जी, तो हमारे पास थर्ड मोमेंट हासिल होगा। इसी तरह 4 है तो हमारे पास पावर 4 लेंगे। ये हमारे पास अनग्रुप डेटा से थे जो हमने ऊपर अभी डिस्कस किए फार्मूलाज। अगर हम इनको ग्रुप डेटा से करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास इसमें फ्रीक्वेंसी आ जाती है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो आप लोगों को ग्रुप डेटा में मिलती होती है। तो आप देखते हैं कि जब हम लोग ग्रुप डेटा में इसको सॉल्व करेंगे तो हमें फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और टोटल फ्रीक्वेंसी से इसको क्या करना पड़ेगा जी, डिवाइड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट मोमेंट हमेशा जो है वो हमारे पास ज़ीरो आएगा, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रॉपर्टी है। और सेकंड जो मोमेंट होगा वो एज इट इज़ हमारे पास वेरिएंस बन जाता है। क्यूब लेंगे जी तो थर्ड मोमेंट आएगा। अब यहाँ छोटी सी एक बात को नोट कर लीजिए कि जितने भी मोमेंट्स अभी हम पढ़ कर गए हैं ग्रुप डेटा से या अनग्रुप डेटा से हमारे पास, क्योंकि हम डेविएशन किससे ले रहे हैं, मीन से डेविएशन ले रहे हैं, तो इनको हम लोग मीन मोमेंट्स का नाम दे देते हैं। इनको मीन मोमेंट्स का नाम भी दे देते हैं और इन्हीं को हम सेंट्रल मोमेंट का नाम भी दे देते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड सेंट्रल मोमेंट्स बिकॉज मीन मोमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड द सेंट्रल मोमेंट्स because the deviation of values from their mean. If we deviate the values from their mean, then that is why it is called movement about mean. तो इसके बाद देखें जी हमारे पास थोड़ा सा हम फर्दर चलते हैं। ये मोमेंट्स का एक छोटा सा तारुफ था जो आप लोगों के सामने मैंने प्रेजेंट कर दिया कि मोमेंट्स बेसिकली क्या हैं, ये डिफरेंट पावर्स होती हैं। और डिफरेंट पावर्स भी किसके लिए होती हैं कि जब हम डेविएशन ले रहे होते हैं एवरेज से, मीन से डेविएशन लेते हैं ऑब्जर्वेशन की, और उनकी डिफरेंट पार्ट्स बनाते जाएँ, उनको टोटल करें और एन पर डिवाइड कर दें तो मोमेंट्स हासिल हो जाते हैं। इसके बाद ही देखें हमारे पास मोमेंट रेशियोज़ हैं। मोमेंट रेशियोज़ क्या होती हैं, बेसिकली सादा लफ्ज़ों में समझ लीजिए मोमेंट रेशियोज़ किन्हें कहते हैं। मोमेंट रेशियोज़ उनको कहा जाता है कि जिनका न्यूमरेटर भी मोमेंट हो और जिनका डिनोमिनेटर भी मोमेंट्स हो, यानी कि ऐसी रेशो जिसका न्यूमरेटर भी मोमेंट हो और जिसका डिनोमिनेटर भी मोमेंट हो, दीज आर कॉल्ड मोमेंट रेशियोज़। और हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में 2 ही मोमेंट रेशियोज़ हैं, एक को हम B1 का नाम दे देते हैं और एक को हम B2 का नाम दे देते हैं। जो B1 होती है वो मेजर ऑफ स्क्यूनेस के लिए काम आएगी और जो B2 है वो मेजर ऑफ कर्टोसिस के लिए काम आती है। अभी हमने कर्टोसिस का जिक्र करना है, हम इसको डिफ़ाइन करेंगे कर्टोसिस क्या होती है, इसकी कितने टाइप्स हैं और ये क्या क्या रोल प्ले करती है, वो अभी हम जाके आगे अपने वीडियो लेक्चर्स में कवर करेंगे। फ़िलहाल आप B1 को सर समझ लीजिए और याद रखिएगा कि मैंने सैम्पल ऑब्जर्वेशन के लिए लिखा है तो इसलिए B1 से डिनोट कर रहा हूँ, अदरवाइज़ ये β1 होता जो हमने अपनी स्क्यूनेस के जो टॉपिक था सिमेट्री और स्क्यूनेस का जो हमने वीडियो लेक्चर कवर किया था उसमें मैंने आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी थी। तो बहरहाल मोमेंट रेशो की डेफिनेशन दोबारा सुन लीजिए। मोमेंट रेशोज़ क्या होती हैं? मोमेंट रेशोज़ बेसिकली ऐसी रेशोज़ हैं जिनका न्यूमरेटर भी और जिनका डिनोमिनेटर बोथ आर द मोमेंट्स, तो उनको हम रेशोज़ को मोमेंट रेशोज़ का नाम दे देते हैं।
तो सिंपल सी डेफिनेशन आप सबको के सामने हाईलाइट कर रहा हूँ। द रेशियोज इन विच बोथ द न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स आर मोमेंट्स कॉल्ड मोमेंट रेशियोज। इंपॉर्टेंट मोमेंट रेशियोज आर दो ही हैं हमारे पास, एक को बीटा 1 का नाम देंगे और एक को बीटा 2 का नाम देंगे, या B1 का नाम देंगे और B2 का नाम देंगे। तो B1 इज द मेजर ऑफ स्क्यूनेस वाइल द बीटा 2 इज द मेजर ऑफ कर्टोसिस। तो ये दो ही हैं हमारे पास। तो मोमेंट रेशियोज़ की अगर डेफिनेशन आपसे एग्जाम में पूछी जाए तो जिसको मैं वर्ड को हाईलाइट कर रहा हूँ आप इसको नोट कर लीजिए। मोमेंट रेशियोज़ बेसिकली क्या हैं? ऐसी रेशियोज़ हैं जिनका न्यूमरेटर भी मोमेंट हो और जिनका डिनोमिनेटर भी मोमेंट हो। तो दो ही हैं जी, B1 है और B2 है। इसका फार्मूला भी आप अपने नज़रों के सामने देख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है जी, M3 का स्क्वायर है, और इसी तरह हमारे पास दूसरा है वो है M3 का स्क्वायर और M2 की पावर 3, और B2 जो है वो M4 और M2 की पावर 2 है। तो मेजर ऑफ कर्टोसिस है और मेजर ऑफ स्क्यूनेस है हमारे पास। थोड़ा सा आगे चलते हैं जी, हमारे पास रॉ मोमेंट्स आ जाते हैं। रॉ मोमेंट्स क्या होते हैं और रॉ मोमेंट्स हम कैलकुलेट करते क्यों हैं? पहले तो ये लॉजिक समझ लीजिए। जिनको ये समझ आ गई तो रॉ मोमेंट समझ आना आसान हो जाएगा। अब देखें कि हम लोग मोमेंट्स में या सेंट्रल मोमेंट्स में बुनियादी तौर पर हम क्या कर रहे हैं, हम डेविएशन ले रहे हैं नंबर ऑफ वैल्यूज़ की उनके अर्थमेटिक मीन से। अब याद रखिएगा कि हमें यहाँ पर कैलकुलेशंस के लिए काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली होती हैं, क्योंकि हमने 4 मोमेंट्स लेने हैं। मोमेंट 1 लेना है, मोमेंट 2 लेना है, मोमेंट 3 लेना है और मोमेंट 4 लेना है। तो ओबियसली हमें एक्स में से अर्थमेटिक मीन को हर बार माइनस करना पड़ेगा। मिसाल देता हूँ, अगर हमारे 20 ऑब्जर्वेशंस हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल कवर करने की कोशिश की है, आप इसको ज़रा देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। यस, अब देखें कि मेरे पास यहाँ पर अर्थमेटिक मीन इस डेटे का जो है ना 10, 15, 17, 20 एंड 21, इसका जो मेरे पास अर्थमेटिक मीन आया है जी, वो अर्थमेटिक मीन मेरे पास आ जाता है 16.6 आ जाता है। अब बार बार देखें कि मुझे हर बार करना क्या पड़ेगा, x में से इस अर्थमेटिक मीन को माइनस करना पड़ेगा। पहले x लिखूंगा, फिर अर्थमेटिक मीन माइनस होगा, फिर x लिखूंगा, फिर अर्थमेटिक मीन माइनस होगा। तो बार बार कैलकुलेशन के लिए मुझे ये कैलकुलेशन मोमेंट्स के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ती हैं। अब यहाँ पर तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन ऑलमोस्ट होल नंबर में आ जाता है, जैसे ये है 16.6 है। अब इन केस अगर ये 16.6 ना होता, ये होल नंबर में ना होता, ये कोई और हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स के अलावा जो है ना टर्मिनेटिंग फॉर्म में होता, सपोज कि अगर ये हो जाता 16.666 एंड 6, तो फिर इस सूरत में हमें बार बार कैलकुलेशन करनी पड़ती, बार बार हमें अर्थमेटिक मीन माइनस करना पड़ता, जो कि कैलकुलेशन के लिए हमारे लिए मुश्किल थी, क्योंकि एक्स पहले लिखते फिर वो मीन लिखते, क्योंकि मीन पॉइंट्स में आ जाता है, कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है, कैलकुलेटर का बार बार इस्तेमाल है, जो कि एक टीडियस जॉब है हमारे लिए, एक टाइम कंज्यूमिंग जॉब है इस केस में, अगर हमारे पास अर्थमेटिक मीन होल नंबर में नहीं आता। अगर ऐसा सूरत हाल आ जाती है तो स्टैटिस्टिशियन ने आप लोगों को इन प्रॉब्लम से बचाने के लिए रॉ मोमेंट्स का कॉन्सेप्ट दिया है। आप क्या करें कि आप अपनी जो अर्थमेटिक मीन है वो, क्योंकि डेविएशन के लिए यूज़ हो रहा है, तो अब आप क्या करें कि होल नंबर में नहीं आ रहा, तो आप अल्टरनेटिव वे यूज़ कर लें कि आप तो मुख्तलिफ़ किस्म के मोमेंट्स कैलकुलेट कर लीजिए, या तो आर्बिट्रेरी ओरिजिन से कर लीजिए, या फिर आप लोग ज़ीरो मोमेंट कर लीजिए, यानी कि अपनी डेविएशन जो है वो लीजिए ही ना। यानी कि डेविएशन के लिए जो हम ए यूज़ करते थे, या आर्बिट्रेरी ओरिजिन या प्रोविजनल मीन जो हम यूज़ करते थे, वो आप ज़ीरो यूज़ कर लें। तो उन मोमेंट्स को बेसिकली हम रॉ मोमेंट्स कहते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल मोमेंट्स नहीं होते, जो कि सेंट्रल मोमेंट से डेविएट करते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए हम इनको रॉ मोमेंट्स कहते थे। उनके पीछे लॉजिक क्या है वो मैं आपको बता चुका, कि अगर हमारा अर्थमेटिक मीन कॉन्स ऐसा आ जाएगा जो होल नंबर में ना हो, ये हमारे पास जो है डेसिमल पॉइंट्स में आ जाता है या रैकरिंग फॉर्म में आ जाता है, तो उस सूरत में फिर हम रॉ मोमेंट्स की तरफ चले जाते हैं ताकि हम कैलकुलेशन इजीली कर सकें। फिर अब स्टैटिस्टिशियन ने ये भी एक रिलेशन डेवलप कर लिया, और इंशाल्लाह वो रिलेशन जो है वो हम अपने वीडियो लेक्चर में एक कवर करेंगे कि रॉ मोमेंट्स में और सेंट्रल मोमेंट के दरमियान में जो रिलेशन होता है वो प्रूव करें। तो एक रिलेशन है हमारे पास 4 मोमेंट्स के दरमियान में, वो कौन सा है वो रिलेशन हम अभी इसमें भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका प्रूफ इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो बुनियादी तौर पर वो करते क्या हैं कि पहले रॉ मोमेंट्स को कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर वही रॉ मोमेंट्स जो होते हैं उनसे रिलेशन में पुट कर हम मीन मोमेंट्स की तरफ चले जाते हैं। तो आपने अब करना यही होता है कि आप लोग अपने रॉ मोमेंट्स पहले कैलकुलेट कर लें, और रॉ मोमेंट्स का मैंने आपको बता दिया कि जब आपका अर्थमेटिक मीन जो है वो होल नंबर में ना हो, रैकरिंग फॉर्म में आ जाए, तो फिर आप जो है ना जो रॉ मोमेंट्स की तरफ चले जाइएगा। तो इस वक्त ये स्क्रीन पर भी आप ये वर्ड्स हाईलाइटेड हुए हुए देख रहे हैं, मैं पूरा का पूरा पैराग्राफ आप लोगों के लिए हाईलाइट कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए।
इसके बाद ही अब रॉ मोमेंट्स दो तरह से कैलकुलेट होंगे, आर्बिट्रेरी ओरिजिन से कैलकुलेट होंगे और उसके बाद जिनको हम प्रोविजनल मीन भी कहते हैं, और दूसरा है मोमेंट अबाउट ज़ीरो। आप इन दो डिफरेंट वेज से रॉ मोमेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हम लोग चलते हैं जी और आर्बिट्रेरी ओरिजिन पे। आर्बिट्रेरी ओरिजिन को हम लोगों ने, मैंने आपको पहले बताया था कि हम इसको डी मेथड का नाम देते हैं, या आम लफ्ज़ों में इसको हम शॉर्टकट मेथड का नाम दे रहे होते हैं। तो बुनियादी तौर पर हम शॉर्टकट मेथड से ही अपने मोमेंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये जो ए हम डेविएट करते हैं, ये जो हम ए डेविएट करते हैं अर्थमेटिक मीन की बजाय, ये जो हम ए यूज़ कर लेते हैं, बेसिकली ए जो है यहाँ पर क्या कहलाता है, प्रोविजनल मीन कहलाता है, जो कि एक्चुअल नहीं है बल्कि ये सपोज्ड होता है हमारे पास, इसलिए हम लोग इसको जो है ना प्रोविजनल मीन का नाम दे देते हैं। इसे प्रोविजनल मीन कह लें, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कह लें, आर्बिट्रेरी ओरिजिन कह लें, आप इसको जो नाम भी देना चाहें इसको दे सकते हैं। बहरहाल इन शॉर्ट ये हमारे पास शॉर्टकट वे है अर्थ मोमेंट्स कैलकुलेट करने का। तो आप लोगों के पास जनरल फार्मूला इस वक्त नज़र आ रहा है, आप इसको हाईलाइट हुआ हुआ देख सकते हैं कि एम आर प्राइम है और इज इक्वल टू समेशन डी आर ओवर एन है, और आर जो है वो आपको पता होता है कि इसकी जो रेंज है हमारे पास वो इज इक्वल टू है जी 1 2 3 होगा जी, इसी तरह करके ये हमारे पास क्या होगा जी 4 होगा। तो 4 ही मूवमेंट्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं यूजुअली। तो R1 होगा तो R1 आ जाएगा, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी R की पावर 1 होगी, 2 है तो R की पावर 2 D की पावर 2 होगी, अगर 3 है तो D की पावर भी 3 हो जाएगी। इन शॉर्ट आर्बिट्रेरी ओरिजिन जो होता है बुनियादी तौर पर वो शॉर्टकट मेथड से ही हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये फार्मूलाज आपके सामने हैं, ये 4 के 4 फार्मूले हैं अनग्रुप से, और ये हमारे पास नीचे दूसरी जो हमारे पास इक्वेशन है उसके अंदर हमने ग्रुप डेटा से भी बना लिए हैं। तो फर्स्ट मोमेंट होगा तो एम प्राइम 1 कहलाएगा, सेकंड होगा तो प्राइम होगा। ये प्राइम हम इस पर यूँ डाल रहे होते हैं कि बेसिकली ये ओरिजिनल मोमेंट्स नहीं होते हमारे पास, ये रॉ मोमेंट्स होते हैं जो एक्चुअल मोमेंट्स से डिफरेंशिएट करते हैं, उनमें डिफरेंट पैदा करने के लिए हम लोग इसके ऊपर प्राइम डाल देते हैं ताकि ये फ़र्क महसूस कर सकें ये ओरिजिनल मोमेंट नहीं है बल्कि ये हमारे पास रॉ मोमेंट्स हैं। तो ओरिजिनल मोमेंट्स पर आपने देखा होगा कि हमने प्राइम नहीं डाले थे, तो स्टूडेंट्स के लिए याद रखने के लिए आसानी है, जिनके ऊपर प्राइम ना हो वो मेन मोमेंट्स होंगे और जिनके ऊपर प्राइम डला हुआ है वो रॉ मोमेंट्स होंगे। तो आप ग्रुप डेटा से है तो फिर ऑब्वियसली आप इसमें फ्रिक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते होते हैं एज़ यूजुअल जैसे हमने उसमें किया था, और डिवाइज़र में हमारे पास टोटल फ्रिक्वेंसी आ जाती है। तो यहाँ पर भी हमें टोटल फ्रिक्वेंसी से डिवाइड करना पड़ेगा, सेम एज़ हमें ये सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। अब याद रखिएगा कि अगर आपके पास जो क्लास इंटरवल साइज सेम है, यानी कि जिसको हम h से डिनोट करते होते हैं, अगर क्लास इंटरवल साइज सेम है तो फिर आप इसको u वाले मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और उनकी कैलकुलेशंस का जो तरीक़ाकार है वो आपके सामने फॉर्मूले की शक्ल में आ गया। m प्राइम 1 जो होगा वो समेशन एफ यू और समेशन f होगा, लेकिन आप साथ इसको h के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, यानी कि सिंपल इज़ दैट मोमेंट्स आर आल्सो अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल व्हाइल इट्स नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। जो हमने a किया था वो चेंज ऑफ ओरिजिन था, और हमारे पास जो ये मोमेंट्स हम जो इस और जो क्लास इक्वल इंटरसाइज से निकालेंगे यानी कि u वाले मेथड से निकालेंगे, तो ऑब्वियसली हमें उसमें h को साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि मोमेंट्स आर अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल व्हाइल दे आर नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। जो हमने आर्बिट्रेरी वाला हमने पहला d वाला मेथड किया था वो चेंज ऑफ ओरिजिन था ऑब्वियसली हमारे पास, जिसको हम शॉर्टकट मेथड का नाम भी दे रहे थे, और इसको हम चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल दोनों का नाम देते हैं, और ये हमारे पास जो है ना कोडिंग मेथड भी इन शॉर्ट कहलाता है। तो m प्राइम 1 होगा तो वो ये आ जाएगा, m2 प्राइम होगा तो u की पावर हमें 2 करनी पड़ेगी और समेशन f से डिवाइड करना पड़ेगा। इसी तरह क्यूब है और इसी तरह पावर 4 बनती चली जाती है, और साथ हम ये देखें कि h के साथ हम उतनी पावर को मल्टीप्लाई भी करेंगे। अगर h1 होगा तो h1 आएगा, 2 है तो h की पावर 2 आएगी, इसी तरह क्यूब है तो h की पावर 3 आएगी, लेकिन वो साथ उसके साथ मल्टीप्लाई होता चला जाता है। इसी तरह करके अगर हमारे पास एक शॉर्टकट वे और भी है, हम मोमेंट अबाउट ज़ीरो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि देखें ना हमारे पास क्या है कि x माइनस ए कैलकुलेट करते हैं। अब अगर आप a को ज़ीरो के इक्वल पुट कर दें, यानी कि आप डेविएशन लें ही ना, सिंपल इज़ दैट कि x आप इसको ज़ीरो के a को ज़ीरो के इक्वल पुट कर दें, तो उस वक्त हमारे पास ये जो डायरेक्ट मूवमेंट्स आते चले जाएंगे वो डायरेक्ट मूवमेंट जो है ना वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, मोमेंट अबाउट ज़ीरो कहलाएंगे। अब इसमें सिंपल सी कैलकुलेशन है, हम इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे, कोई डिवाइड
डिवाइड जो है ना डिफरेंस नहीं ले रहे, हम डेविएशन नहीं ले रहे, हम सिंपल सी कैलकुलेशन करते जा रहे हैं, हम जस्ट क्या करते जा रहे हैं, एक्स की पावर्स बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये अबाउट ज़ीरो कहलाएंगे। ऐसे मोमेंट्स जिसमें हम डेविएशन या ओरिजिन जो है ए वो हम ज़ीरो के इक्वल पुट कर देते हैं, उनको हम मोमेंट अबाउट ज़ीरो का नाम दे देते हैं। तो आप डेफिनेशन में भी देख सकते हैं, द आर्बिट्रेरी ओरिजिन ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो उस वक्त जो मोमेंट्स ऑब्टेन किए जाएंगे, हासिल किए जाएंगे, दीज आर कॉल्ड मोमेंट अबाउट ज़ीरो, उनको हम मोमेंट अबाउट ज़ीरो का नाम दे देते हैं। तो फर्स्ट मोमेंट लेंगे तो एक्स की पावर 1 रखेंगे जी, सेकंड मोमेंट लेंगे तो एक्स की पावर 2 रखेंगे, एक्स थर्ड मोमेंट लेंगे तो एक्स की पावर हमें क्यूब करनी पड़ेगी, और हम एक्स फोर्थ मोमेंट लेंगे तो एक्स की पावर हमें 4 करनी पड़ेगी, और डिवाइज़र में हमारे पास क्या आएगा जी, समेशन एफ आएगा, समेशन एफ से ही हम डिवाइड करते चले जाएंगे। तो दीज आर द ज़ीरो मोमेंट्स या मोमेंट्स अबाउट ज़ीरो। तो याद रखिएगा, जब आर्बिट्रेरी ओरिजिन हमारे पास ए जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो जाए तो उस वक्त हम लोग मोमेंट अबाउट ज़ीरो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अब आप लोगों के पास ये रॉ मोमेंट्स 3 डिफरेंट वे से हासिल हो जाते हैं। रॉ मोमेंट्स अबाउट ज़ीरो होंगे, इसी तरह हमारे पास मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन होगा जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं, और अगर इनका क्लास इंटरवल साइज सेम है तो हम इसको यू वाले मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो यू वाला मेथड होता है ये कोडिंग मेथड आम तौर पर कहलाता है। अब आप लोगों के पास अगर मीन जो है, अगर आप लोगों के पास मीन जो है वो डायरेक्ट आ जाता है और आप लोगों को डायरेक्टली मीन मिल जाता है तो फिर तो आपको कैलकुलेशन करना आसान है, आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है। आप जिस मेथड से चाहें इसको यूज़ कर लें, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि जब अर्थमेटिक मीन हमारे पास रैकरिंग फॉर्म में आ जाता है, रिपीट होने वाले फॉर्म में आ जाता है, बार बार हमें उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो इस सूरत से बचने के लिए हम फिर इन मोमेंट्स की तरफ जाते होते हैं। जब इन मोमेंट्स की तरफ जाते होते हैं तो फिर ओबियसली हमें मीन मोमेंट्स ही असल में हमारा टारगेट होता है, हम अपने डायरेक्ट मीन मोमेंट्स हासिल करना चाहते हैं। तो अगर हम मीन मोमेंट हासिल करना चाहते हैं लेकिन हम लोगों ने रॉ मोमेंट्स पहले कैलकुलेट किए हुए हैं, तो रॉ मोमेंट्स से जो मीन मोमेंट्स के दरमियान में एक रिलेशन आता है, अब वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो क्या होता है। अब आप लोगों के पास जो रॉ मोमेंट्स से हम मीन मोमेंट्स हासिल करेंगे उनका तरीकाकार ये है। देखें, फर्स्ट मीन मोमेंट्स जो होगा ना वो हमेशा इक्वल होगा, और रॉ मोमेंट्स और उनके दरमियान में जो रिलेशन है वो ये है कि वो इक्वल होगा एम प्राइम 1 के और एम प्राइम 1 के। एम प्राइम 1 माइनस एम प्राइम 1 होगा। अब आप लोग चाहे एम प्राइम 1 किसी भी मेथड से कैलकुलेट कर लीजिए, चाहे आप आर्बिट्रेरी ओरिजिन से कर लीजिए तब भी ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, और अगर आपने इसको कोडिंग वाले से किया है या शॉर्टकट वाले से किया है, यानी कि हमारे पास डी मेथड से करें या आप यू वाले मेथड से करें, किसी भी मेथड से कर लें, इनके दरमियान में रिलेशनशिप यही एग्जिस्ट कर रही होगी। तो फर्स्ट मोमेंट जो होगा और रॉ मोमेंट्स के दरमियान में जो रिलेशन है वो ये है कि एम प्राइम 1 माइनस एम प्राइम 1 जो होगा वो हमेशा ज़ीरो होगा। और सेकंड मोमेंट जो होगा जी वो हमारे पास क्या होगा, m2 होगा जी, और m2 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा। अगर हम इसको रॉ मोमेंट से कर रहे हैं तो याद रखिएगा रॉ मोमेंट्स में और मेन मोमेंट्स के दरमियान में जो सेकंड मोमेंट होगा उसके दरमियान में जो रिलेशन है वो ये होगा जी हमारे पास, कि उसका जो रिलेशन होगा वो आपके सामने ये है कि m2 प्राइम होगा माइनस m प्राइम 1 का होल स्क्वायर होगा। ये एग्जिस्ट करते हैं। बेसिकली मैं आपको बता रहा था कि ये हमने प्रूव करने हैं, ये प्रूव कैसे होने वो मैं आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा कि हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। हमारी अपकमिंग वीडियोस में वो भी एक वीडियो शामिल है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इनका प्रूव है बाकायदा, वो कैसे प्रूव होते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। फ़िलहाल इंटरमीडिएट या एडीपी और एडीएस के जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिलेशनशिप याद रख लीजिए कि m2 जो होगा वो m2 प्राइम माइनस m प्राइम 1 के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास जो थर्ड मोमेंट होगा वो होगा m3 प्राइम माइनस 3 m2 प्राइम m प्राइम 1 प्लस 2 m प्राइम 1 की पावर 3 होगा। मैं इसको हाईलाइट भी कर रहा हूँ, आप लोगों को समझना आसान हो जाएगा। डिफरेंट कलर से आप इसको हाईलाइट कर लीजिए। इसी तरह करके हमारे पास जो फोर्थ मोमेंट होगा और जो रॉ मोमेंट्स हैं उनके दरमियान में जो रिलेशन है वो ये है कि मीन मोमेंट्स फोर्थ मीन मोमेंट्स जो होगा वो होगा हमारे पास फोर्थ रॉ मोमेंट माइनस 4 थर्ड मोमेंट, थर्ड रॉ मोमेंट, फर्स्ट रॉ मोमेंट प्लस 6 सेकेंड रॉ मोमेंट, फर्स्ट रॉ मोमेंट का स्क्वायर माइनस 3 फर्स्ट रॉ मोमेंट की पावर 4। ये हमारे पास जो रिलेशन है इस तरह हम इसको प्रूव करेंगे, और ये हमारे पास रिलेशन इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने मोमेंट्स का एक तारुफ पढ़ लिया। अब मोमेंट्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं, ये क्यों हम स्टडी करते हैं, इसका क्या किरदार है,
वो एक नज़र हम इस पर अब डालने जा रहे हैं। रोल ऑफ मूवमेंट्स, मूवमेंट्स क्या है, क्यों हम स्टडी करते हैं। मैंने पहले बताया था कि ये पैरामीटर्स हैं, लेकिन पैरामीटर्स की डेफिनीशन और एक्सप्लेनेशन मैं अब बताता हूँ। तो बेसिकली मूवमेंट्स जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब करने के अंदर एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। एक अहम 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 किरदार है इनका। और वो अहम किरदार क्या है, याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ना जी, ये आप लोग अपने इंटरमीडिएट में भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और आप एडीएस एडीपी की अगर क्लासेस हैं तो आप उनके लिए भी ये क्वेश्चन जो है ना वो इंपॉर्टेंट होता है कि रोल ऑफ मूवमेंट्स को डिस्क्राइब द रोल ऑफ मूवमेंट्स। तो बुनियादी तौर पर ये 4 रोल प्ले करेगा। आप जब मोमेंट्स कैलकुलेट करते हैं तो बेसिकली आप सेंट्रल वैल्यू हासिल कर लेते हैं, या सादा लफ्ज़ों में आप अर्थमेटिक मीन हासिल कर लेते हैं। तो बुनियादी तौर पर जब हम अर्थमेटिक मीन किसी डिस्ट्रीब्यूशन का या डाटा का हासिल कर सकते हैं तो हम बुनियादी तौर पर एवरेज या सेंट्रल वैल्यू को हासिल कर चुके होते हैं। दूसरा ये है कि जी आप जब मोमेंट्स हासिल करते हैं तो आप इन मोमेंट्स से डिस्पर्शन भी ले लेते हैं, या जिसको हम वेरिएंस का नाम देते हैं। ओबियसली जब आप वेरिएंस ले लेते हैं तो आप लोगों को पता है कि जो वेरिएंस होता है बुनियादी तौर पर हम इसको क्या कहेंगे जी, क्योंकि इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन हासिल हो जाता है। और किसी भी स्टैंडर्ड डेविएशन बुनियादी तौर पर क्या होता है, ये वेरिएबिलिटी बताएगा या हमें इसकी वेरिएशन बताएगा कि डेटा के अंदर वेरिएशन क्या है। तो आप इनसे एवरेज हासिल कर सकते हैं मूवमेंट से, आप इनसे डिस्पर्शन हासिल कर सकते हैं। थर्ड वन ये है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन की सिमेट्री बता सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप की है, आया वो पॉजिटिव स्क्यूड है, आया वो नेगेटिव स्क्यूड है, आया वो सिमेट्रिकल है, आया वो नेगेटिव है। वो डिपेंड करेगा बुनियादी तौर पर, ये जो मोमेंट्स है ये डिपेंड कर रहे होते हैं हमारे पास थर्ड मोमेंट पे, यानी कि सिमेट्री जो है ना वो डिपेंड कर रही होती है हमारे थर्ड मोमेंट पर। तो आप थर्ड मोमेंट की बुनियाद पर देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं, बता सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है। क्योंकि आप लोगों को मैंने B1 समझाया था कि B1 क्या होता है, तो बुनियादी तौर पर B1 हमारे पास क्या होता है, M3 होता है। ये टोटली डिपेंड कर रहा होता है M3 पर, या जिसको हम β1 से कहेंगे तो इसे हम μ3 कहेंगे। तो ये बुनियादी तौर पर डिपेंड कर रहा होता है अपने उस मोमेंट के ऊपर। तो अगर हमारा M3 0 है तो इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होगी। अगर पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव स्क्यूड होगी, और अगर नेगेटिव है तो फिर ये नेगेटिवली स्क्यूड होगी। तो डिपेंड है हमारे पास ये मोमेंट्स पर। और चौथा और आखिरी पॉइंट हम लोग ये हासिल कर लेते हैं कि हम इससे डिस्ट्रीब्यूशन की पिकेडनेस हासिल कर लेते हैं। और इस पिकेडनेस को मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि इसको हम कर्टोसिस का नाम देते हैं, कि हम डिस्ट्रीब्यूशन की कर्टोसिस हासिल कर लेते हैं। कर्टोसिस हमारे अपने अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम टॉपिक का कवर करेंगे। कर्टोसिस को सिर्फ इतना समझ लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूशन की हाइट को है, हाइट किस तरह की है। तो बेसिकली ये वेरिएबिलिटी पे ही है। मैं इंशाल्लाह इस पर एक मुफस्सिल जो है ना एक टॉपिक जो है ना वो हम कवर करेंगे। वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या होता है और हम उसको किस तरह से देखते हैं। तो अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाए कि रोल ऑफ मूवमेंट्स क्या है, तो आप ये 4 पॉइंट लिख दीजिए। वी कैन ऑब्टेन द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, वी कैन ऑब्टेन द measure of dispersion or variance, we can find the symmetry of the distribution as well as pickedness or flatness of the distribution using the moments. So these are the role of the moments. First of all, we can obtain the central value or average value of the distribution. Second one, we can obtain the dispersion or variation of the distribution. In the same way, symmetry and flatness or pickedness or flatness of the distribution. So little bit introduction of the movements I described with the some little bit formulas and screen recording. You can see that the movements are the play a vital role in describing the distribution. It also used in probability and vast application of the movements in probability distribution, and every probability distribution or every probability function have its own moment generating function and so forth. So moments are the different parts of the deviations of values taken from their mean. So moments are basically defined as the mean of the different part of the deviations of the observations taken from their mean. So basically moments are the parameter of the distribution.
तो इस पे रॉ मोमेंट्स हैं जी हमारे पास, मेन मोमेंट्स हैं, बिल्कुल इसी तरह करके हमारे पास जो हैं रॉ मोमेंट्स हैं। मैंने आपको बताया कि रॉ मोमेंट हम क्यों यूज़ नहीं कर सकते, रॉ मोमेंट क्यों यूज़ करते हैं, जो कि मेन मोमेंट हम यूज़ नहीं कर सकते। सम टाइम एक्स बार इज़ नॉट इज़ अ होल नंबर, सो वी कैन नॉट यूज़ mean moments because the calculation is very tedious and labor and time consuming. That's why we use an alternative way. These moments are called the raw moments. So keep watching my channel, something about strategy. It's your own channel. So subscribe my channel and share my videos. Thank you. Allah Hafiz.